Yes, recording has been turned on. So that's the topic that we are going to read today, order of words. The last time we read this chapter, which was on conjunctions, it was quite easy. Uh, just wait for a while. I'm going to start. This is the topic, the order of words, which we're going to start today. ये हमने आज करना है भाई। तो आप सबको नजर आ रहा है ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स? यस सर। अच्छा, अब इनमें से कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं कि जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर के, अच्छा वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं ना। ऑर्डर से मुझे याद आया, होमोनिम्स होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ऑर्डर का मतलब जो है वो हुक्म देना भी होता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर का मतलब ज़रा तरतीब है, आपको पता है ना ऐसा। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? होमोनिम्स। होमोनिम्स, HOMONYMS। वैसे आपको बता रहा हूँ होमोनिम्स। लाइक वर्ड रेस है, रेस RACE, तो रेस का मतलब नस्ल भी होता है, रेस का मतलब दौड़ भी होता है, ऐसा है। यस सर। यस उस, सर। उस दिन आपको मैंने ट्रंक के क्या चार मतलब बताए थे कि ट्रंक जो होता है TRUNK, याद है किसी को? वैसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर। इफ यू कुड टेल मी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंक इज द पार्ट ऑफ ट्री। ये बेटा, ये किसी का, मुझे एक मिनट, टेक्स्ट आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो ये मैं उनको ऐड कर लूँ। जी आप बोलें, जी आप बोलें, आप क्या बता रहे थे कि एक तो होता है। सबसे पहले बॉडी, इट इज पार्ट ऑफ बॉडी, मींस अपेंडिजेस, अपेंडिजेस ट्रंक, जिसको हम पेटी, फिर एक और लफ्ज पेटी, फिर ट्रंक जो ट्री का होता है, जो उसका गोल हिस्सा बीच वाला, वो हाँ, जो ट्रंक होता है। धड़, जिसको हम धड़ कहते हैं, आपके सर के बगैर वाला, थर्ड, वो भी ट्रंक होता है, यस, हाथी की सूंड भी ट्रंक होती है, दरख्त का तना भी ट्रंक होता सूंड है। की ट्रंक होती है। और बड़ा जो संदूक सा होता है, हाँ, जी, पेटी। पेटी जिसे हम पंजाबी के अंदर कहते हैं। तो जो लोग पंजाब के, तो अच्छा वो संदूक जो बड़ा सा, उसको भी हम ट्रंक कहते हैं। तो इसलिए वर्ड्स के कई मतलब होते हैं। जस्ट मुझे एक याद आया कि इसलिए हमें वर्ड्स, आई लव वोकेबलरी, आई लाइक टू नो द connection between the meanings. Let me see how many of you have actually joined the class. Many of you have joined the class, so we are reasonably good to start it off. Any boy in the class? Which boy is in the class right now? Umair, are you there? Or Nabil, are you in the class or not? They are not. They, both of them are not. Asad is there, or is Asad someone else is using that account? अच्छा जी, आज हम, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसको मैं जरा मिनिमाइज कर लूँ। तो लास्ट टाइम इट वाज क्वाइट ट्रबलसम। अमन फातिमा। अच्छा जी, हमारे पास पहला जो है रूल नंबर 203, उसमें हमारे पास 203 के आगे मजीद जो हैं काफ़ी पॉइंट्स हैं, उसी के आगे सब हेडिंग्स हैं। लेट मी सी। तो आई हैव रेड एक्चुअली दीज पॉइंट्स like an hour ago, so I'm going to teach these to you in English. अच्छा, कुछ तो बड़े सिंपल से हैं। On to the fewness of the inflections, the order of the words in the sentence is of the first importance। कि हमारे इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें अल्फाज की तरतीब बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब उर्दू में ना, आप लोगों को इस बात का पता होगा कि उर्दू में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, एंड पे वर्ब होता है। बेटा, आप में से किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ कर दीजिएगा। हफ्जा बेटा, आप अपना माइक ऑन ऑफ कर दें, ठीक है? हफ्जा, आपका वो आवाज़ आ रही है, ठीक है? मैं पॉइंट आउट कर दिया करूंगा। अच्छा, तो हमारे पास ये है कि उर्दू में क्या होता है कि वर्ड के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, एंड पे वर्ब होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हूँ सब्जेक्ट, इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, और पढ़ाने का जो अमल है वो वर्ब है, तो वर्ब एंड पे होता है, ठीक है? इंग्लिश में वर्ब दरमियान में होता है मोस्टली, और ऑब्जेक्ट एंड पे होता है, और सब्जेक्ट शुरू में होता है। ऐसे ही है ना? अच्छा, तो अब हमारे पास जो पॉइंट है कि आमतौर पे ये ऑर्डर होता है वर्ड्स का, ये तरतीब होती है, सीक्वेंस। ये हम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। इसमें कई गलतियां होती हैं। द सब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट यूजली, सब्जेक्ट आमतौर पे वर्ब से पहले आता है मोस्टली। कुछ अनयूजुअल केस होंगे, कुछ बहुत कम होंगे, जिनमें जो है हमारे पास वो एंड पे आएगा, वो आगे आगे आएगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट पहले आना है। द डॉग बिट द हॉर्स। डॉग ने उसको काट लिया, हॉर्स को। हॉर्स ऑब्जेक्ट है, डॉग सब्जेक्ट है।
बिट जो है वो क्या है? verb. वर्ड। वर्ब है। अच्छा, अब ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, ये मतलब ये फंक्शन के लिहाज से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। आमतौर पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन्स होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, द डॉग, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसमें कि आर्टिकल है और ये एक नाउन है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन है। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है? पता है ना आपको? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन और लाइक नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं। तो ये उनका जुमले में जो फंक्शन है वो ये है कि सब्जेक्ट जो होता है भाई वर्ब से पहले आता है, ये हमें पता है, ये तो सबको पता है। ये 5 6 क्लास के बच्चे को भी इंग्लिश का पता था, लेकिन उनको रूल लिखना जरूरी है। फिर दूसरा रूल भी आपको पता है, द ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। वर्ब इसका मतलब दरमियान में होता है इंग्लिश में। वर्ब, इज इट इन बिटवीन व्हाट? द वर्ब इज इन ये बिटवीन सब्जेक्ट एंड Subject and the object. object. The subject is at the beginning, the object is at the end, and the verb is the इज is in between, इनके दरमियान होता है। तो ये आपको पता है इस चीज का। द हॉर्स बिट द डॉग। अब देखिए ना, जो पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कितनी अच्छी किताब है ये वाली ना, कि इसमें उन्होंने इसको सब्जेक्ट को इटैलिक में कर दिया है, हॉर्स को नहीं किया। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट को इटैलिक में किया, इटैलिक में कर दिया। द हॉर्स बिट द डॉग, द किंग बियर्स अ क्राउन। ये किंग जो है वो ताज को पहनता है। ताज को इंग्लिश में क्राउन ही कहते हैं ना। यस सर। तख्त को क्या कहते हैं यस इंग्लिश में? सर। तख्त को क्या कहते हैं? तख्त, तख्त जो होता है वो जिसमें बादशाह बैठता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? तख्त को क्या कहते हैं? थ्रोन। 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 THRONE, तख्त को थ्रोन कहते हैं, ठीक बोला है। तो किसने बताया ये आप में से? उमेर? मैंने सर मुशाम। योर नेम इज निशाम, राइट? सो जस्ट आपसे पूछा। अच्छा, ये ना देखें, इस तरह की जनरल वोकेबलरी भी आ जाती है। देखिए, इंग्लिश का कोर्स जो होता है वो इतना डिफाइंड नहीं होता, हट के भी आ सकता है कि भाई थॉर्न कांटा होता है, थ्रोन तख्त होता है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। आपको मैंने कल दिखाए थे वर्ड्स। अच्छा, ये भी आपको पता है इस बात का, रूल नंबर 3, when there is an indirect object and also a direct object, the indirect precedes the direct object। अब ये थोड़ा समझने वाला, ये आपके लिए नई चीज होगी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट दो अगर हों, ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाना है। अब ये है क्या चीज? अब जरा आप गौर से बात सुने। अगर मैं ये कहता हूं कि ही गेव मी अ गिफ्ट, सुने सेंटेंस, ही गेव मी अ गिफ्ट, तो ही तो सब्जेक्ट है कि वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे गिफ्ट दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जो मैंने अभी जुमला खुद से बोला है, ही गेव मी अ गिफ्ट। Me and मी और गिफ्ट। जी ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि जो मी और गिफ्ट जो है वो दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके दो मफूल हैं। तो जो चीज होती है ना, जो चीज दी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो चीज होती है। और जिस शख्स को वो चीज दी जाती है वो बंदा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने समझना है गौर से। मैंने जब ये भी, मतलब इस पे बाद लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई उसको क्यों डायरेक्ट कहते हैं, तो भाई वो चीज पहले है, तो फिर हमने वो जिस बंदे को वो चीज दी है वो बाद में है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो इसमें आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा है? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है? आई। I. आई। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यू। यू एंड इंग्लिश। English. इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो हमारे पास होगा डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कौन सा है? अ, यू। यू। अच्छा अच्छा, वैसे वैसे ये जुमला ऐसे भी हो सकता है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू भी हो सकता है, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। लेकिन आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू अच्छा लग रहा है, या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश? वन फर्स्ट वाला। पहला वाला, जो टीम टीचिंग यू इंग्लिश। इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो आप हैं, आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो इंग्लिश है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है बाद में, इनडायरेक्ट लगाना है पहले, ठीक है? अगर मैं ये कहता हूं कि ही गिफ्टेड मी अ कार, माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ कार, तो उसमें गिफ्टेड मी में और इनडायरेक्ट तो पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ये क्लियर है? लैंड मी योर ईयर्स, वैसे इसका मतलब ये होता है कि मुझे अपने कानों कानों में बात, मेरी मेरी तरफ मुतवज्जो हो। एक मुहावरा है, इट्स एन ईडियम एक्चुअली। ये कौन है बच्चे का? एक और मैसेज है, मैं वेट 5 मिनट्स से वेट। ये देखें, सबको मैंने ऐड तो कर लिया, अब ये फिर कौन है? एक बच्चे का टेक्स्ट आया है ऑन व्हाट्सएप, लेट मी चेक दैट। And that is the reason is that you guys join the class late and you create trouble for the others also। लेकिन बाज दफा कनेक्टिविटी का इशू होता है। खैर, ये ज्वाइन कर लिया। ये कौन है बच्चा भी जो आप
कल मुझसे लड़का कौन है ये वाला, बॉयज में से है, हैव यू ज्वाइंड, बताया भी करे ना। अच्छा, आई थिंक ही हैज ज्वाइंड। अच्छा, तो अब ये पॉइंट आपको समझ आ गया, इनडायरेक्ट। अच्छा, लैंड मी योर ईयर्स, तो इसमें सर जो लैंड मी। आपने एग्जांपल बताई है ही गिव मी अ गिफ्ट, हम्म, इसमें गिफ्ट एंड पे आएगा। जी, क्योंकि गिफ्ट डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट एंड पे आना है, इनडायरेक्ट पहले आना है। ही गेव मी अ गिफ्ट, मी जो है ओके। वो इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट एंड पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, लव्स प्रीसीड का मतलब होता यस है पहले सर। आता है, इनडायरेक्ट प्रीसीड्स द डायरेक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये आपको, ये थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब आपको ज्यादा क्लियर है मेरे ख्याल में, अब आपको क्लियर नहीं है, तो ये आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और ये आप ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है आपको, ज्यादा यस। ज्यादा ज्यादा क्लियर है। अब आपको समझ आ गई बच्चों, लैंड मी यूर। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखो ना, एक मुझे इससे एक बात याद है, आपसे पूछूं, लैंड मी योर ईयर्स, इसमें सब्जेक्ट तो है ही कोई नहीं, क्या इसमें सब्जेक्ट है, लैंड मी योर ईयर्स, बताएं। नो नो। सर। इसमें सब्जेक्ट है ही कोई नहीं, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, ये जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जिसके आता ही वर्ब शुरू में है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो शुरू में पढ़ाया था। फ्रेज। नहीं बेटा, ये सेंटेंस तो पूरा है, लेकिन आप मुझे ये बताओगे इस, imperative, गुड, वेरी गुड, इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव में जैसे हम गो देयर, कम हेयर, शट द डोर, ओपन द विंडो, ये इंपेरेटिव है। लैंड मी योर ईयर्स, तो लैंड मी ईयर्स, तो इसमें मी जो है वो इनडायरेक्ट हमारे पास है, और ईयर्स डायरेक्ट है। चीज जो है वो डायरेक्ट है, चीज होती है, और वो जो बंदा होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, आपको पता है इस बात का। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये चीजें हैं ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात चीजें डायरेक्टली नहीं आती, वो इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे आगे आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि फ्रेज क्लास भी मैंने आपको पढ़ानी है, फ्रेज क्लास की टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ानी है, तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें फिर ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो समझ आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव क्लास आप अटेंड किया करें, आप लोग वेट करते रहते हैं कुछ लोग, फिर वो समझ नहीं आती। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, when the adjective is used attributively it comes before the noun which it qualifies। तो पता है इस बात का आपको कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, पता है ना आपको, कि जिस लफ्ज की वो क्वालिटी बयान कर रहा होता है, एट्रीब्यूट, गार्ड्स एट्रीब्यूट्स, याद है पॉइंट, गार्ड्स एट्रीब्यूट्स फर्स्ट ईयर की, अल्लाह ताला यस सर। की एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है वैसे, अगर वर्ड आ जाए, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, सिफात, क्वालिटीज। सिफात। अगर सिफाती तौर पर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाए, अच्छा देखिए, इसमें एक बात याद रखें कि एडजेक्टिव दो तरीके से यूज किया जाता है, एक होता है एट्रीब्यूटिवली, और एक होता है प्रेडिकेटिवली। जरा मैं आपको पहले बता दूं, आपको याद करा दूं। एट्रीब्यूटिवली ये होता है कि मैं ये कहता हूं कि शी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड जो है गर्ल से पहले आया है, तो गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूटिवली, ये उससे पहले साथ एट्रीब्यूट पता है। अगर मैं कहूँ दिस गर्ल इज गुड, दिस गर्ल इज गुड, गुड एंड पे आया है, तो वो होता है प्रेडिकेटिवली, कि वो एंड पे प्रेडिकेट के अंदर आया है। क्लियर है, तो जब एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होगा तो बिल्कुल नाउन के साथ आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू जो है यहाँ एडजेक्टिव है, फ्यू क्या है, एडजेक्टिव है, लाइक कोल्ड वाटर, तो वाटर और कैट दोनों नाउन है, तो इनके जो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, कैट का एडजेक्टिव फ्यू, और वाटर का एडजेक्टिव कोल्ड, वो इसके साथ बिफोर द नाउन लगा हुआ है। तो पता है ना इस बात का, तो आपको ये नाउन से पहले ही लगता है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, आई हैव वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, तो लैपटॉप नाउन है, और जो एक्सपेंसिव है वो क्या एडजेक्टिव है, और उसके साथ है। पॉइंट ये है कि भाई साथ लगाना है, आपने उससे पहले लगाना है। ठीक है, आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज अ crook nose। पेडलर वैसे वो जो ड्रग डीलर्स को पेडलर कहते हैं, और crook nose की जिसकी टेढ़ी सी जो है वो नाक है, राइट। तो द किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड रॉयल स्पोर्ट, ये एडजेक्टिव्स हैं, हार्टी भी एडजेक्टिव है, रॉयल भी एडजेक्टिव। आमतौर पे हम बस पढ़ते हैं कि जी बस टॉल और स्लिम और ये सारे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव कई होते हैं ना, फ्यू भी एडजेक्टिव है। इसमें नई चीज़ें जो हैं वो आपको बता रहा हूँ, नई चीज़ें ये आपको जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। पॉइंट नंबर 5, when the adjective is used predicatively it comes after the noun। ठीक है, the child is asleep, अच्छा, अब ये asleep जो है ये एडजेक्टिव, और इसके बाद आया asleep, के सोया हुआ बच्चा जो होता है उसको हम asleep कहते हैं।
स्लीपिंग, asleep जो है एडजेक्टिव है। द हॉर्स बिकेम रेस्टिव। रेस्टिव क्या होता है कि वो बेचैन सा हो गया, ठीक है। रेस्टिव का यहाँ मतलब चैन वाला नहीं, रेस्टिव, तो ये बाद में आया। तो द हॉर्स, अगर हम ऐसे भी कहें द हॉर्स इज रेड, अच्छा द हॉर्स इज रेड में रेड क्या है, द हॉर्स इज रेड, तो कलर्स भी गुस्से में, जी जी आप बोले जी, बताएं। गुस्से में है। आप क्या बता रहे हैं जी, बोलिएगा। सर गुस्से में है, हॉर्स इज रेड, नहीं नहीं या नहीं, फिर कलर उसका। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रेड पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यहाँ क्या होगा, द हॉर्स इज रेड, द हॉर्स इज रेड। Adjective. एडजेक्टिव। रेड एडजेक्टिव है, कलर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। आई हैव रेड हॉर्स, दिस हॉर्स इज रेड, लेकिन वो जो है एट्रीब्यूटिव यूज किया गया यानी बाद में। तो ये पॉइंट आपको पता है Predicate. जी। तो एडजेक्टिव पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन आपने उसको, उसके नाउन, जुमले का स्ट्रक्चर ऐसे हो कि वो उसके साथ आए, वो लगे क्लियर हो कि वो किस 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 चीज को क्वालिफाई कर रहा है। द एडजेक्टिव फ्रेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, अगर एक पूरी फ्रेज क्वालिफाई करे, तो वो जिस नाउन को वो क्वालिफाई करती है उसके फौरन बाद आएगी। ओल्ड ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, मैन ऑफ माइट। ये जो ऑफ माइट है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए समझना मुश्किल होगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है, देखें। ये मैन नाउन है, मैन नाउन है ना, और ये नाउन के जी बारे में सर। तो ये मैन ताकत वाला आदमी है। अच्छा, तो इससे हम ये जो होगी ये नाउन, ये जो होगी एडजेक्टिव फ्रेज होगी, कौन सी होगी, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, देखिए अगर नाउन को एक वर्ड क्वालिफाई करता, अजय बल्कि मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ओल्ड ट्यूबल केन वाज अ माइटी मैन, वो भी मतलब दो ही थे ना कि ताकत वाला आदमी था। अ माइटी मैन या ऑफ माइट, ऑफ माइट जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एक फ्रेज है जो कि एक नाउन को क्वालिफाई कर रही है। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होगी वो उसके नाउन के बाद आएगी जिसको वो क्वालिफाई कर। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अ, सर ऑफ वाइट कलेक्टिवली एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑफ जी जी, प्रपोजिशन ना है। ना 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 ना, जी जी। ऑफ प्रेप, अच्छा इंडिविजुअली तो ऑफ प्रेपोजिशन है और इंडिविजुअली माइट नाउन है। इंडिविजुअली ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है और जो माइट है नाउन है, लेकिन ये दोनों कोलेक्टिवली ऑफ माइट मिल के एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बन रहे हैं, बिकॉज दे आर क्वालिफाइंग अ नाउन विच इज अ मैन। इज दैट क्लियर टू यू? जी सर। इज इट अ न्यू थिंग यस फॉर सर। यू? ये माइट भी आपके लिए एक नई चीज होगी, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ क्लासेस नहीं पढ़ाई, पढ़ानी है आपको बिल्कुल। वो आप बल्कि आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर लिखी हुई है वो चीज़ें, ठीक है। तो आ भी सकता है, खासतौर पे वो नम्स का टेस्ट जिन लोगों ने देना है उसमें वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो नम्स के आई बिलीव आई हैव सेंट यू फ्यू टेस्ट ऑफ नम्स आल्सो, तो वो भी आपको मैं करूँगा। उधर से भी वो आसान होता है वैसे। तो अच्छा, तो अच्छा अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ टॉल मैन, तो और टॉल मैन के बजाय मैं कहूँ कि ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट हाइट, ऑफ ग्रेट हाइट जो होगी वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। इसको आप रिकंसिडर करेंगे दोबारा जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 7, द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा होता है उसके साथ लगाना है आपने, क्लोज जितना करीब हो सके, ठीक है। नथिंग हैपन्स, नथिंग एवर हैपन्स बाय चांस। कोई भी चीज़ जो है वो इत्तफाकी तौर पे नहीं होती। अब ये जो एवर है ये एडवर्ब है और ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वैसे एवर बाद में भी आ सकता है। नथिंग हैपन्स एवर बाय चांस, वो भी ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके साथ लगाओ, इस वर्ब के साथ लगाना है। अगर इसको कहें नथिंग हैपन्स बाय चांस एवर, वो फिर ठीक नहीं होगा। अगर आप एवर एंड पे लगा दोगे ना ऐसे, क्योंकि अब इसने इसने इस वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो कोशिश करें कि जितना करीब हो, ये इधर से पहले लग गया या इसके फौरन बाद। नथिंग हैपन्स एवर बाय चांस, नथिंग हैपन टू, लेकिन एवर हैपन ज्यादा जो है वो हमारे लिए वो क्या होता है, ज्यादा हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि हमारे लिए यूजुअल है, ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। जॉन इज अ रादर लेजी बॉय। अच्छा रादर, आप मुझे एक बात बताएं, आप में से कौन मुझे इस बात का जवाब देगा कि रादर, इस सेंटेंस में रादर एडवर्ब कैसे है, बता सकते हैं? सर जो लेजी है ना वो एडजेक्टिव है, तो उसको वो मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से वो है एडवर्ब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी हमें क्लियर नहीं आई। इन्होंने बताया कि जो लेजी है ना ये तो एडजेक्टिव है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब है। अच्छा अब सबसे मैंने आपको
लेक्चर में बताया था कि सबसे डिफिकल्ट जिसको पहचानना मुश्किल होता है ग्रामर में, वो कौन सा मैंने बताया था आपको, जिसकी पहचान करना Adverb. नहीं Adverb. नहीं, एडवर्ब की पहचान करना सबसे मुश्किल होती है। जैसे मैंने नॉट की मिसाल दी आपको, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो वाला एक लेक्चर भी सेंड किया। तो रादर लेजी बॉय, देखिए लेजी एडजेक्टिव है ना, तो किसने इसको क्वालिफाई किया है, नाउन को। तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्लियर है आपको? जॉन इज अ रादर लेजी बॉय, ही वर्कड ओनली टू सम्स, वर्कड ओनली, तो ये हमारे पास वर्ब के साथ आया। तो बार एडवर्ब जो है वर्ब के साथ लगाएं, करीब लगाएं, ये इसमें इसको आगे पीछे मत लगाएं। अगर आगे पीछे लगाएंगे तो हमारे लिए इशू बनेगा। जी सर कुछ स्टूडेंट्स का ऐड कर लें, आप काफी देर से मैसेज कर रही हैं। मैंने देखे, मैं यहाँ अब एक आयशा का एक आया है जी मेरे पास, सिर्फ पहले 30 थे, फिर इसमें से मैं उसके अंदर, जी आप मुझे बता दिया करें क्योंकि मैं व्हाट्सएप तो नहीं देख रहा होता। तो ये आयशा को भी मैंने ऐड कर लिया इसके आपके ग्रुप के अंदर, राइट। तो वो भी ऐड हो गई हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जी सर एक हमें आया है मैसेज। और भी किसी ने टेक्स्ट किया मेरे पास, देखिए मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं 25 हैं, तो जिनकी कोई रिक्वेस्ट इसके अलावा और नहीं है, राइट। तो लेट मी सी द काफी ग्रुप। टाइम से ट्राई नहीं हो रहा था। तो फिर उनकी कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब उनका वो माइट भी मैं वर्क नहीं। जी जी क्या बोले? मिनट से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा। जी जी आप बेटा क्या कह रहे हो आयशा, इतनी देर से ट्राई कर रहे थे आप? वो जी देखिए ना सर, मैं टेन टू उसकी, 12 मिनट्स हो गया मुझे। हाँ नहीं लेकिन हो रहा था, मैं बात कर रही थी, 10 लेकिन से नहीं 12 हो रहा था। मिनट्स तो मैंने हो आपको गए थे। देखिए मेरी क्लास तो 31 पे स्टार्ट हुई ना, तो उस वक्त जब आते हैं बच्चे तो मैं सबको ऐड कर लेता हूँ। बाद में उस बिजी हो जाता हूँ मैं पढ़ाने में। अब जब मैं दोबारा वापस फिर मैं ऐड तो नहीं कर सकता। अब ये अब्दुल्ला का भी मुझे मैसेज आया और ये भी ऐड हो गए, ठीक है, मोहम्मद सर अब्दुल्ला। जब आपने मैसेज सेंड किया ना, मैंने 2 मिनट्स बाद आपकी क्लास ज्वाइन की, लेकिन नहीं हो रहा था उस टाइम भी। अच्छा चले, फिर वो कनेक्टिविटी का इशू होता है, बाज़ दफ़ा आपकी गलती नहीं होती, मैं एडमिट करता हूँ। बाला मुझे रिमाइंड करवा दिया करें बीच में, क्योंकि मैं फिर लैपटॉप जब यूज़ होता हूँ तो फिर मैं उधर मोबाइल को नहीं देखता, इसको व्हाट्सएप को, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। तो अभी आप लोगों के टेक्स्ट आ गए हैं, दोनों को मैंने ऐड कर लिया जिन बच्चों को। अच्छा तो जी आमिर को। जी ऐड कर लिया। अब जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट, नाउ वी हैव गॉट लाइक 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी। तो मैं दोबारा थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चेक करता रहता हूँ, यू कैन सी फ्रॉम स्क्रीन। ओके, तो पॉइंट नंबर 8, आज हमारा क्या टॉपिक है? हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अल्फाज की जो तरतीब होती है वो बड़ी अहम होती है, और उससे आपके मीनिंग गलत भी कन्वे हो सकता है, इसलिए हमें उसकी तरतीब को ठीक रखना है। तो 8 पॉइंट, ऑल क्वालिफाइंग क्लासेस, क्लास की बात हो रही है, पहले तो क्वालिफाइंग फ्रेज की बात हो रही है। क्वालिफाइंग क्लास, क्लास और फ्रेज में क्या फर्क होता है बताएं? कि क्लास का अपना क्या होगा, क्लास का अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और और उसका उसका नहीं होता फ्रेज। सब्जेक्ट का उसका अपना सब्जेक्ट होता है, उसका अपना एक अलग वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है जिसके अंदर, तो वो क्लास होगी, वो फ्रेज नहीं होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसको अगर क्वालिफाइंग क्लास हो, तो वो जिस लफ्ज को क्लास क्वालिफाई कर रही है ना, जिस भी लफ्ज को क्वालिफाई कर रही है, यानी जिसके बारे में इजाफी मालूमात दे रही है, उसके साथ लगाना है। ठीक है, अब मैं मिसाल, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न, कि वो उसी विलेज में फौत हुआ जहाँ उसको दफन किया गया। तो ये जो वेयर ही वाज बोर्न है, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज क्लास है, सॉरी फ्रेज नहीं क्लास है, और ये इस विलेज के साथ। अब इसको आप कहीं और लगा दें, ही डाइड वेयर ही वाज बोर्न इन द विलेज, ऐसे तो वो फिर जुमला नॉनसेंसिकल सा बन जाएगा। ठीक है, तो इन द विलेज बिल्कुल क्लियरली जिसके बारे में इजाफी मालूमात हैं उसके बाद लगाएं। अब इधर देखें, द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, कि वो जो काटता है कुत्ता वो भौंकता नहीं है। तो दैट बाइट्स जो है ये एक हमारे पास एक क्लास है। अच्छा, अब ये क्लास कैसे है? अब आपको लग रही होगी कि ये तो फ्रेज है, बिल्कुल छोटी सी है ना, दैट बाइट्स, ये बिल्कुल छोटे से दो लफ्ज हैं, तो आप कहेंगे ये तो भाई फ्रेज है, क्लास नहीं है। देखें ये एक क्लास है, क्योंकि इसका ये सब्जेक्ट है दैट, और बाइट्स आगे वर्ब भी है, तो इसलिए ये क्लास है, छोटी सी क्लास है। तो ये लग रही होगी कि ये फ्रेज है, बट इट्स अ क्लास। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, ये जो द बाइट है वो उस कुत्ते के साथ लगाना है, डॉग के साथ। द बाइट्स एंड पे लगा देंगे, द डॉग डज नॉट बार्क दैट बाइट्स, वो बन तो जाएगा, लेकिन वो फिर, मतलब अगर आप दैट बाइट्स लगाएं एंड पे,
ठीक है, द डॉग डज नॉट बार्क दैट बाइट्स, तो हो सकता है बाज बोलते हुए हम कह देते हैं, लेकिन हमने ये ऐसा नहीं करना, ग्रामेटिकली गलत होगा। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। द पीपल हु लिव इन द ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ये तो बड़ा मशहूर सा, ये तो इट्स व्हाट यू कॉल इट, इट्स अ प्रोवर्ब, राइट? इट्स अ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, ईडियम और प्रोवर्ब में क्या फर्क होता है, बताएगा कोई? ईडियम तो आपने पढ़े हैं ना, अभी पेपर भी दिए आपने। ईडियम ये होता है कि एक मुहावरा होता है, राइट? थोड़े से ईडियम भी हम करेंगे। तो जो प्रोवर्ब होता है पूरा, सॉरी, हम उसको क्या, और उसको जो होती है हमारे पास, जिसको हम प्रोवर्ब जिसके लिए वर्ड कह रहा हूँ, वो पूरी एक जर्बल मिसल होती है, यानी पूरी एक कंप्लीट थॉट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह वो जो मॉरल्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो एक कंप्लीट थॉट होती है। तो क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट भी। आगे नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास 10 मिनट हैं इस मीटिंग में, तो उम्मीद है कि हमारा इस 10 मिनट के अंदर ही ये वाला ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। अब ये वैसे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा, आज भी हमारे पास जो सेकंड क्लास का एक टाइम बच जाएगा। अच्छा, आज आपको ना मैं उसकी यूएचएस वोकेबलरी बताऊंगा सेकंड लेक्चर में, ठीक है बच्चों? हमारा टॉपिक ये जल्दी खत्म हो रहा है, यस सर। तो फिर आपने ये नहीं सर करना कि आपने सोए रहना है, और उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको सेंड हो जाएगी। तो आपको मैं आज यूएचएस वोकेबलरी की कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? ये हमारा जल्दी इसको हम खत्म करते हैं, ताकि हमारा वो सेकंड सेशन का टाइम हमारे पास अभी 10 मिनट है। अच्छा, 204 जो पॉइंट है, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस इज समटाइम्स ऑल्टर्ड फॉर एम्फसिस। ये शायरी में होता है कि एम्फसिस के लिए, बात पे जोर डालने के लिए बाज दफा हम नॉर्मल जो ऑर्डर होता है उसको बदल देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये पेपर में ये चीज़ आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, कि वो होता है ना कि जो बंदा जो बड़े ओहदे वाला आदमी होता है उसका दर्द भी ज्यादा होता है सर का। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, कि जो बंदा ताज पहनता है वो, उसका जहन भी जो होता है, दिमाग भी जो होता है वो अनईजी रहता है। यानी जितना बड़ा ओहदा होता आपके पास होता है, आपकी टेंशन ज्यादा होती है। अब ये जो सर सेंटेंस ये है, भी प्रोवर्ब नहीं होगा? ये बिल्कुल प्रोवर्ब है, यू राइट, ये प्रोवर्ब है। एक तरह की एक यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं ना, सेंस ये प्रोवर्ब भी है। अच्छा, आप इसका जो यूजुअल ऑर्डर है, जो रिवायती इंग्लिश में इसकी तरतीब क्या होगी सेंटेंस की, तो बना सकता है कि एक्चुअल तरतीब ग्रामेटिकली कि सब्जेक्ट पहले आए, तो वो होगी द हेड दैट wears a crown lies uneasy। एक्सीलेंट, बिल्कुल। द हेड ये पहले आना चाहिए हमारे पास, ये वाला हेड, द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, द हेड लाइज अनईजी भी हो सकता है, लाइज अनईजी बस पहले लगाना चाहिए। द हेड लाइज अनईजी दैट वियर्स अ क्राउन, या द हेड दैट वियर्स द क्राउन लाइज अनईजी भी किसी हद तक हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास, अच्छा, पोइट्री में आपने देखा होगा कि पोइट्री में हम यूजुअल ऑर्डर इस्तेमाल नहीं करते। मसलन हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि पोइट्री में, मैं उसका इंतजार करते करते थक गया, लेकिन पोइट्री में इसकी उल्टी होगी, थक गया मैं उसका इंतजार करते करते। होता है ना पोइट्री में, इंतजार करते करते मैं थक गया उसका, ऐसे भी हो सकता है पोइट्री में। ऐसा पोइट्री में हम यूजुअल ऑर्डर जो होता है उर्दू में भी, वो उसको फॉलो नहीं करते। तो इस तरह बाज दफ़ा हम किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए, जो अनईजी लाइज द हेड, हमने हेड पे स्ट्रेस करना है ज़्यादा, तो हम उसको पहले लगा दिया, लेकिन ग्रामेटिकली हमने सब्जेक्ट पहले लगाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, यू कैन से दीज आर एबिरेशंस, दे आर आप कह सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो बहरहाल ये कुछ मुहावरे हैं, कुछ मंकीज आई डिटेस्ट, हालांकि डिटेस्ट का मतलब है नफरत करना, एक्चुअली क्या होना चाहिए, आई डिटेस्ट मंकीज, कि मुझे मंकीज पसंद नहीं है, नफरत करता हूँ मैं मंकीज से। ये जो आई है वो सब्जेक्ट है, डिटेस्ट वर्ब है, और मंकीज एंड पे आना चाहिए। लेकिन जब आप स्ट्रेस करना चाहते हैं कि मंकीज जो है उससे नफरत करता हूँ मैं, तो लेकिन ये मतलब स्पोकन में इस्तेमाल हो सकते हैं ये स्ट्रेस करने के लिए, बट ग्रामेटिकली दे आर नॉट करेक्ट, राइट? तो कभी कभी ये इस्तेमाल हो सकते हैं मुहावरतन। और आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है 205, वही होगा, owing to the faulty arrangement of words sentence may be turned into a perfect nonsense। ये बाज दफा जब अगर आप तरतीब गलत लिखेंगे सेंटेंस की, तो वो जुमला नॉनसेंसिकल बन जाएगा जुमला। अब उसमें जो अच्छी मिसाल है वो ये देखें,
A gentleman has a dog to sell who wishes to go abroad. तो भाई एक बंदे ने कुत्ता बेचना है, अब कुत्ता बाहर जाना चाहता है मुल्क से या वो बंदा जाना चाहता है? बंदा जाना चाहता है, Gen- और लग रहा है जैसे कुत्ता बाहर जाना चाहता है, ठीक है। डॉग बाहर जाना चाहता है मुल्क से, सेटल होना चाहता है फ्रांस के अंदर, इटली। अच्छा, ये इसकी क्या एक्चुअल होनी चाहिए? A gentleman who wishes to go abroad has a dog to sell. एक्सेलेंट। ये हु विशेस टू गो अब्रॉड जो है भाई, इस जेंटलमैन के साथ लगाओ कि भाई वो आदमी जो कि बाहर जाना चाहता है, वो उसके पास एक कुत्ता है जो उसने बेच के जाना है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस जो है वो नॉन सेंसिकल नहीं रहते। हमारे पास 5 मिनट्स हैं अभी, तो इस मीटिंग के ख़त्म होने में, तो अगले जो 20-25 मिनट होंगे 2:30 तक, वो हम करेंगे लाइक कुछ यूएचएस वोकेबलरी। तो आज हमने क्या पढ़ा? ऑर्डर ऑफ वर्ड्स पढ़ा। तो हम वोकेबलरी अब स्टार्ट करने लगे हैं आज से, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने 5 या 6 मिनट्स के बाद आपका लेक्चर दोबारा स्टार्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, सी यू Yes, sir. आफ्टर 7 मिनट्स, राइट? Okay, sir.